फ्रेंड्स आप लोग कमेंट कर रहे थे BSSS 183 का सर पार्ट 2 लेके आइए, ठीक है। तो पार्ट 2 का आप लोग कमेंट कर रहे थे क्योंकि पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत अच्छा से समझा था, इजी लैंग्वेज में नोट्स बना के समझा था बुक का। तो देखिए आप लोगों का ये डिमांड मैं पूरा कर रहा हूँ कि आपका एग्जाम होने ही वाला, टाइम नहीं है आप लोगों के पास। तो देखिए हम लोग फर्स्ट पार्ट में है कि फोर्थ चैप्टर तक कंप्लीट किए थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट चैप्टर है ना सार्वभौमिक मानवीय मूल्य, सेकेंड चैप्टर कानूनी जागरूकता, थर्ड चैप्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य और चौथा चैप्टर विकलांगता। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। मैं आपको बता दूं, आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या आपका जो एग्जाम होता है एमसीक्यू होता है, 50 एमसीक्यू दिए जाते हैं 50 मार्क्स का, और 50 समझ लो 50 मार्क्स में 50 क्वेश्चंस देते हैं। और देखिए इसमें बहुत ही कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जो स्टूडेंट्स अच्छे से बुक को रिवीजन किया है तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, सही से एग्जाम देके जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना 70 to 80% इसमें फेल होते हैं भैया, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा जाता है। और आपको पीवाईक्यू भी करना बहुत जरूरी है। मैंने 3 साल के 3 इयर्स के पीवाईक्यू का वन शॉट वीडियो बनाया है। थ्री इयर्स के पीवाईक्यू के वन शॉट वीडियो बनाया है 150 एमसीक्यू का। तो 1 साल में 50, 3 साल में 150 हो गया 150 एमसीक्यू का वन शॉट मैंने वीडियो बनाया, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम वाले के लिए। और देखिए इसका एग्जाम एमसीक्यू होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है वहाँ पे, तो आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम की हो, आप दोनों इसे कर सकते हो, ठीक है। तो बुक रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और पीवाईक्यू भी देखना क्योंकि कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यू से रिपीटेड होते हैं और बुक से तो भैया होना ही है। तो चलिए हम लोग अब 5वां करते हैं, और इन सभी का नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया गया है अच्छा से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नोट्स परचेज कर लिया। अब आप लोग नहीं किए हैं तो भैया प्लीज़ मैं यही कहूँगा, एग्जाम देने से पहले अगर आप 1 घंटा पहले भी अगर नोट्स लेके सबको देखते हुए चले जाते हो ना, अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ टाइम बहुत कम है, नोट्स भी आप लोग अच्छे सही प्राइस में आपको नोट्स मिल रहा है, जिसमें से आपको टोटल 3 साल के पीवाईक्यू वाला विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है, 3 इयर्स के पीवाईक्यू वाला, और एक आपको मिलेगा बुक रिवीजन जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो हम लोग चौथा चैप्टर किए थे, अब चलिए 5वां चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जेंडर संवेदीकरण। देखिए ये हमारा चैप्टर वाइज नोट्स है, देख सकते हो बहुत इजी लैंग्वेज में है। आप न्यू हो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है। जितने भी उनमें मेन टॉपिक था सभी टॉपिक्स को लिया गया है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाके व्हाट्सएप से पीडीएफ को परचेज कीजिए, क्योंकि पीडीएफ को परचेज करेंगे बैठ के आप लोग अच्छे से शांति से ध्यान देंगे, रिवाइज करेंगे, आप लोग खुद से रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको 3 साल के पीवाईक्यू मिलेंगे सॉल्व विथ एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ, और दूसरा आपको चैप्टर वाइज नोट्स, है ना, सही बात। तो चलिए हम लोग अब 5वां चैप्टर समझते हैं। बहुत सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको लिया गया है यहाँ पे। मैं वीडियो रोक कर नहीं तो पहुंचा दूं एक बार, 1 मिनट। सोचने देखिए स्किप करके मैंने लाया, चैप्टर 5 तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो देखिए इसे आप, मैं थोड़ा जल्दी में समझाऊंगा, थोड़ा फास्ट रिवीजन करना होगा, टाइम बहुत ही कम है। तो ध्यान से आपको समझने सुनने पर ध्यान देना है, मैं जो टॉपिक समझाऊं समझने पर फोकस करना है, ठीक। तो चलिए चैप्टर 5 है आपका जेंडर संवेदीकरण। क्या होता है, सो जेंडर संवेदीकरण में आपको सबसे पहले यह समझना है कि जेंडर क्या है। क्या समझोगे कि जेंडर क्या है? तो जेंडर क्या है भाई, एक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा है जो समाज द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और व्यवहारों, जिम्मेदारियों, व्यवहारों और अपेक्षाओं को क्या करती है, दर्शाती है। ये जेंडर है। तो जेंडर केवल एक जैविक भिन्नता तक सीमित नहीं होता है, बल्कि यह क्या है कि इस बात से संबंधित है कि समाज पुरुषों और महिलाओं को किस प्रकार देखता है। तो जेंडर ये नहीं कि भाई कि उसका लिंग, जेंडर लिंग है मेल या फीमेल, ऐसा नहीं सोचता। तो जेंडर में पूरे समाज के हित के बारे में, समाज को देखते हुए जेंडर के बारे में डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो जेंडर का सवाल समाज के अकॉर्डिंग ही आता है और उनमें उनसे किस प्रकार व्यवहार की अपेक्षा करता है। तो ये क्या होता है, जेंडर। तो इसमें सामाजिक अवधारणा क्या है जेंडर का? तो जेंडर समाज द्वारा निर्मित अवधारणा है
ये किसके द्वारा ही? समाज द्वारा ही, कि यह निर्धारित करता है कि पुरुष और महिलाओं को समाज में किस प्रकार भूमिका निभानी चाहिए। तो इसमें ये जेंडर से क्या पता चलता है कि भाई जेंडर जो कि यह निर्धारित यहाँ पर यह करता है कि पुरुष और महिलाओं को समाज में किस प्रकार भूमिका निभानी चाहिए, और ये भूमिकाएं समय और संस्कृति के अनुसार बदल सकती है। ठीक। अब यहाँ पे जैविक लिंग से भिन्न, तो ये जेंडर जो है कि जैविक लिंग से भिन्न होता है। जेंडर भी आपको मेल फीमेल के बारे में बात करता है, बट ये थोड़ा सा रियली जो जैविक लिंग है, सेक्स है, इन सेक्स से बिल्कुल अलग बात बताता है। तो जेंडर और सेक्स एक समान नहीं है। ठीक है। तो जेंडर सेक्स क्या नहीं है, सेक्स मतलब ही लिंग होता है और जेंडर मतलब भी लिंग होता है, बट इन दोनों का जो मतलब है वो सेम नहीं है। सेक्स जो है कि वो व्यक्ति की जैविक पहचान को दर्शाता है। ठीक है। खुद की पहचान को वो दर्शाता है, और उनके पर्सनली जो भी है, या लड़की है लड़का है, तो वो अपना अलग बात है। लेकिन जो जेंडर है वो समाज के अकॉर्डिंग चलता है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से संबंधित होता है जेंडर। ठीक है। जेंडर समाज के अकॉर्डिंग देखा जाता है, और इसलिए जेंडर समाज द्वारा ही निर्मित होता है। जबकि जो सेक्स होता है वो जन्मजात होता है। सेक्स कब से बन जाता है? जन्म से ही भाई पता चल जाता है कि आप लड़की हो कि लड़का हो। ठीक है। तो लेकिन जेंडर में क्या करता है, लोग समझ आता है ये बात, तुम तो लड़की हो, तुम तो ये नहीं कर सकते हो, तुम तो ऐसा है, तुम तो विकलांग हो, तुम ये हो वो हो, हैन टैन। तो इस तरह से भाई बांट देता है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगला है भूमिकाओं और अपेक्षाओं का निर्धारण। तो समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए पारंपरिक समाज में पुरुषों को कमाने वाला और महिलाओं को घर संभालने वाला कहा है। पुराने समय से जेंडर को किस तरह से देखा जा रहा है कि जेंडर में पुरुषों को देखा जा रहा है कमाने वाला, और महिला को देखा जा रहा है कि महिला सिर्फ घर संभालेगी। समय और संस्कृति के अनुसार परिवर्तनशील क्या देखने को मिला? तो जेंडर की अवधारणा स्थायी नहीं होती है। विभिन्न समाजों और संस्कृतियों में जेंडर भूमिकाएं अलग अलग हो सकती है, और समय के साथ इनमें परिवर्तन भी आता है। तो समानता और अधिकारों से क्या संबंध है? तो जेंडर का संबंध समान अवसर, समान अधिकार और समान सम्मान से भी है। आधुनिक समाज में जेंडर समानता को सामाजिक विकास और न्याय का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव क्या पड़ता है जेंडर का? तो जेंडर संबंधी धारणाएं व्यक्ति की शिक्षा, रोजगार, आत्मविश्वास और सामाजिक अवसरों को भी प्रभावित करते हैं। तो जेंडर से कैसे शिक्षा में प्रभाव पड़ते हैं भाई? कि देखो, कहते हैं कि भैया तुम लड़का हो, तुम लड़की हो, तुम दूर में नहीं जाके पढ़ सकते हो, तुम ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये सब भी शिक्षा में भी बहुत रुकावट पैदा करती है जेंडर का जो है ना। इसलिए जेंडर के प्रति सही समझ का क्या करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट है निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में जेंडर का क्या महत्व है। जेंडर समाज में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और अवसरों को प्रभावित करता है। परंपरागत रूप से समाज ने निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की है। हालांकि आधुनिक समय में यह स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और जेंडर समानता पर अधिक बल दिया जा रहा है। निजी क्षेत्र, तो निजी क्षेत्र का संबंध जो है कि परिवार, घर और व्यक्तिगत जीवन से होता है। परंपरागत रूप से महिलाओं को घर की देखभाल, बच्चों के पालन पोषण, भोजन बनाने, घरेलू कार्य की जिम्मेदारी दी जाती है। इससे महिलाओं की भूमिका घर तक सीमित मानी जाती है। आज महिलाएं घर के साथ साथ शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। आज भी के टाइम पीरियड देख रहे हो, अभी के टाइम में देखते हो महिला भी हर काम करते हैं। जो भी काम पुरुष कर रहे हैं वो काम महिला भी कर रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ही आगे देखने को मिल रहा है, मतलब ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के में शिक्षा, राजनीति, रोजगार, व्यापार और सामाजिक गतिविधियां शामिल है। पहले इस क्षेत्र में पुरुषों का प्रभुत्व अधिक था। पहले जो है कि ये सब पढ़ाई लिखाई वाला क्षेत्र में, ठीक है, व्यापार में, रोजगार, मतलब कोई भी ज्यादा चीज कुछ भी होता था ना, सबसे ज्यादा पुरुषों के बारे में, पुरुष के अकॉर्डिंग ही काम होता था। सब में पुरुष का ही चलता था। लेकिन अब जो है कि महिलाएं भी राजनीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल और व्यापार जैसे
क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त कर रही है। इससे जेंडर समानता को बढ़ावा मिलता है। अगला है जेंडर असमानता की समस्या। कई समाजों में आज भी महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के अवसर पुरुषों की तुलना में कम मिलते हैं। वेतन असमानता, भेदभाव और सामाजिक रूढ़ियां जेंडर असमानता के प्रमुख कारण है। जेंडर समानता की क्या आवश्यकता है? तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर और अधिकार मिलने चाहिए। इससे सामाजिक विकास, आर्थिक प्रगति, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण संभव होता है। तो परिवार और जेंडर को देखें तो कैसे समझेंगे? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई और महत्वपूर्ण इकाई है। व्यक्ति सबसे पहले परिवार में ही सामाजिक मूल्यों, व्यवहार और जेंडर संबंधी भूमिकाओं को सीखता है। इसलिए जेंडर की अवधारणा को समझने में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जेंडर समाजीकरण का क्या है? पहला केंद्र होता है। तो जेंडर क्या है कि जेंडर जो कि समाजीकरण का पहला केंद्र होता है। तो यहाँ पर हम लोग परिवार की बात कर रहे थे जेंडर के अकॉर्डिंग। तो परिवार वो स्थान है जहाँ बच्चे सबसे पहले सीखते हैं और समाज पुरुषों और महिलाओं से कैसी कैसी अपेक्षाएं रखता है। परिवार के माध्यम से ही जेंडर भूमिकाओं का क्या होता है? विकास होता है। तो कह रहा है कि जेंडर समाजीकरण में परिवार का सबसे पहला केंद्र है। कार्यों का विभाजन देखा जेंडर के अकॉर्डिंग परिवार में। तो पारंपरिक परिवारों में पुरुषों और महिलाओं के कार्य अलग-अलग निर्धारित किए जाते थे पहले के समय में। पुरुष जो है कि कमाने वाला और महिला घरेलू कार्य की जिम्मेदारी दी जाती थी महिला को। तो यह जेंडर आधारित कार्य विभाजन उदाहरण है। तो ये जेंडर के अकॉर्डिंग काम दिया जाता था। भाई आप जेंडर, आप महिला हो तो आप ये करोगे, आप पुरुष हो तो आप ये करोगे, ऐसा वैसा। शिक्षा और अवसरों पर प्रभाव। तो कई परिवारों में क्या होता था, लड़कों और लड़कियों को अलग-अलग अवसर दिए जाते थे। इससे उनकी शिक्षा, करियर और व्यक्तित्व के विकास पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ सकता है। समानता की भावना का विकास। यदि परिवार में लड़के और लड़कियों को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मान दिया जाए तो जेंडर समानता की भावना इसमें विकसित होती है। इससे समाज में भेदभाव कम होते हैं। निर्णय लेने में इससे क्या होती है? भागीदारी होती है। ठीक। और सामाजिक परिवर्तन में भूमिका, इस तरह से। तो जेंडर शिक्षा और कार्यस्थल क्या है? तो जेंडर का प्रभाव क्या है? व्यक्ति के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर शिक्षा और कार्यस्थल पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। लंबे समय तक समाज में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती है, जिसके कारण शिक्षा और रोजगार के अवसरों में असमानता देखने को मिली। वर्तमान समय में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी को क्या मिले? समान अवसर मिले। जैसे मान लो जेंडर को शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में जेंडर की भूमिका दिया जा रहा है, मतलब शिक्षा क्षेत्र में भी जेंडर आगे बढ़ रहे हैं। महिला पुरुष दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। शिक्षा में जेंडर की असमानता को भी अब धीरे-धीरे, है ना? असमान शिक्षा क्षेत्र में जेंडर जो है कि असमानता को भी कहीं न कहीं दर्शाते हैं। जैसे मान लो लड़की है तो लड़की को कम पढ़ाएँगे, लड़का को ज़्यादा पढ़ाएँगे। इसमें लड़कियों में, जैसे इसमें जेंडर के क्षेत्र में बाल विवाह, गरीबी और रूढ़िवादी सोच इसके प्रमुख क्या है? कारण है। जेंडर असमानता शिक्षा के अधिकार को क्या करती है? प्रभावित करती है। और कार्यस्थल पर जेंडर की बात करें तो इसमें क्या होता है भाई? कार्यस्थल पर जेंडर की बात करें तो भाई कार्यस्थल पर पुरुष और महिला दोनों की भागीदारी आवश्यक होता है। आधुनिक समय में अभी की देखा जाए तो महिलाएं शिक्षा, चिकित्सा, प्रशासन, विज्ञान, तो इन सब चीज में अब धीरे-धीरे क्या दे रही है? महिलाएं योगदान दे रही है। मतलब अब जेंडर विकसित हो रहा है, जेंडर अब समान होके काम करने जा रहा है। ठीक है? कार्यस्थल पर जेंडर भेदभाव। लेकिन कभी-कभी कार्यस्थल में क्या हो जाता है, काम करते-करते वेतन की असमानता देखने को मिलती है, पदोन्नति में भेदभाव, मतलब काम तो करवाएँगे, कहेंगे कि तुम लड़की, तुम औरत हो, तुमको कम मिलेगा, वेतन कम मिलेगा, तो वो मर्द है उसको ज़्यादा मिलेगा, पुरुष को ज़्यादा मिलेगा, मर्द को, ऐसा देखने को मिलता है हकीकत में, अभी भी। प्रैक्टिस में कई काम करते हैं ना, जो महिलाएँ हैं उसको 8,000 और जो पुरुष है उसको 12,000, है ना? मतलब इस तरह का, मतलब जो जो फैक्ट्रीज़ में आजकल मैं देखता हूँ जो मज़दूर लोग काम करते हैं,
इस तरह का सिस्टम कर दिया गया है। इससे भाई ये तो भेदभाव ही हुआ जेंडर का। समान अवसरों का महत्व, शिक्षा और कार्यस्थल दोनों में पुरुष और महिला समान अवसर प्रदान कर रहे हैं। इससे प्रतिभा का उचित विकास होता है तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति को गति मिलती है। तो महिला सशक्तिकरण और जेंडर समानता, तो इसमें ना कुछ-कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है ना? कुछ-कुछ पॉइंट देना है। तो जेंडर और राजनीतिक असंगतता, तो यहाँ पे आपको ना मेन देखो ये अलग से पॉइंट है, ठीक है? ये अलग से पॉइंट है, तो यहाँ से आप अगर खुद से तैयारी कर रहे हो, तो आपको कैसे हुए मैं आपको बताता हूँ, कैसे तैयारी करना है। जेंडर समानता एक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है। महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करने के लिए कानून तथा राजनीतिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में संविधान और विभिन्न कानून जेंडर समानता को बढ़ावा देने तथा भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। और ये इसको ऐसे पढ़ना है, ये जेंडर समानता का संवैधानिक आधार है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून बनाता है। ऐसे समझेंगे जब, तब आपको थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, ठीक? क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, आपको पूरा इसके अंदर नहीं जा पाओगे। क्योंकि इसका एग्ज़ाम एमसीक्यू होता है, तो इसके ज़्यादा ज़्यादा अंदर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? राजनीतिक संस्थानों में महिला की भागीदारी निर्णय निर्माण में भी भूमिका निभाती है। तो ये स जेंडर को जेंडर भी आपको बढ़ावा मिलता है, ठीक? अगला हमारा पॉइंट है जेंडर और मीडिया। तो मीडिया जो है कि समाज एक प्रभावशाली माध्यम है जो लोगों की सोच को, दृष्टि को और व्यवहार को क्या करता है, प्रभावित करता है। समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो, फिल्में, इंटरनेट और सोशल मीडिया जेंडर संबंधी धारणाओं को बनाने और बदलने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं। तो इनमें जेंडर जागरूकता का माध्यम है, ठीक? तो मीडिया महिलाओं और पुरुषों के अधिकारों, समानता और सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य करता है और यह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। रूढ़िवादी धारणाओं का प्रसार करते हैं। कई बार मीडिया पुरुषों और महिलाओं की पारंपरिक भूमिका को बढ़ावा देता है। इससे जेंडर संबंधी रूढ़िवादी सोच मजबूत हो सकती है और असमानता बनी रहती है, रह सकती है। देखो यहाँ पे ना आपको ध्यान से सुनना है, किसी पॉइंट को सुन के ज्यादा याद होता है। महिला सशक्तिकरण में योगदान क्या देता है मीडिया? तो मीडिया सफल महिलाओं की उपलब्धि और प्रेरणादायक कहानियों को प्रस्तुत करने के लिए करके महिला सशक्तिकरण को बढ़ा देता है। इससे अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक परिवर्तन का साधन, मीडिया जेंडर भेदभाव, बाल विवाह, दहेज प्रथा और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा जैसे मुद्दों को उजागर करके सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं। उसी प्रकार इसमें आप डिजिटल और जेंडर में देख सकते हैं मीडिया की जिम्मेदारी क्या हो। तो जेंडर समानता का एक सतत विकास के अकॉर्डिंग क्या लक्ष्य है? तो जेंडर समानता का अर्थ महिला और पुरुषों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्रदान करना है। ये केवल सामाजिक न्याय का विषय नहीं है, बल्कि सतत विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। तो संयुक्त राष्ट्र निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या 5 जेंडर समानता का को विशेष स्थान दिया गया है और इसका उद्देश्य महिला और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना तथा उन्हें सशक्त बनाना है, ठीक है? इनमें समान अधिकारों की स्थापना, तो जेंडर समानता जो है कि महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति भागीदारी में समान अवसर प्रदान करने पर बल देती है और इससे सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण आपने क्या समझा? जेंडर समानता महिला महिला को सशक्तिकरण में महिला को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने में सहायता करती है और इससे वे अपने जीवन से जुड़े निर्णय स्वयं ले सकते हैं, ठीक है? और शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, तो सतत विकास के लिए आवश्यक है कि महिलाओं और पुरुषों को भी, दोनों को एक समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले, है ना? और भेदभाव हिंसा का उन्मूलन। तो भाई ये नहीं ये करना चाहिए कि भाई आप लड़की हो, आप लड़का हो, आप ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकते हो, तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए जेंडर में, ठीक है? आर्थिक विकास में योगदान दिया जाना चाहिए, सतत विकास की प्राप्ति के लिए मेहनत करना चाहिए। जेंडर समानता, गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भी भूमिका निभाती है जेंडर। व्यवहार में जेंडर संवेदीकरण क्या है?
तो जेंडर संवेदनशीलता का अर्थ महिलाओं और पुरुषों की आवश्यकताओं, अधिकारों और समस्याओं को समझना तथा उनके प्रति सम्मानपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करना। यह समाज में जेंडर समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण क्या है माध्यम है। केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं होगा इसमें, बल्कि जीवन में जेंडर संवेदनशील व्यवहार अपनाना भी क्या है आवश्यक है। इसमें सबसे पहले समान व्यवहार अपनाना चाहिए, समान अवसर प्रदान करना चाहिए, सम्मानजनक भाषा और व्यवहार, रूढ़िवादी धारणाओं को चुनौती देना चाहिए, निर्णय लेने में समान भागीदारी होनी चाहिए, हिंसा और भेदभाव का विरोध होना चाहिए, समावेशी वातावरण का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर 5 के साथ जेंडर जो एक खंड जो है कि वो खत्म हो गया। अगला है डिजिटल कौशल। चैप्टर 6 आपका क्या है डिजिटल कौशल, जिसमें आया है आपका है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं आईसीटी। आईसीटी का नाम सुने होंगे। तो क्या होता है भाई, ये सब क्या होता है, आईसीटी क्या होता है? तो आईसीटी का मतलब है कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और ये संचार तकनीकों का उपयोग करके क्या करती है, इंफॉर्मेशन को, जानकारी को इकट्ठा करते हैं और इसे सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, और सुरक्षित रख के क्या करते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये पहुंचाते हैं। मान लो इस व्हाट्सएप से मैसेज करना, गूगल पर जानकारी देना, ईमेल भेजना भेजना, ऑनलाइन बैंकिंग करना। तो ये सब क्या है भाई, ये सब आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की क्या है एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा चीज आ जाते हैं, मान लो तो आईसीटी में जो है कि अलग अलग प्रकार से चीज आते हैं। जैसे मान लो कि हार्डवेयर वाला आईसीटी, तो हार्डवेयर में क्या आते हैं भाई, तो हार्डवेयर में आपका आ जाता है कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर। फिर सॉफ्टवेयर भी संचार प्रौद्योगिकी के काम में आते हैं, जैसे कि विंडोज, एमएस वर्ड, क्रोम आदि ये सब। इंटरनेट भी जानकारी भेजने और प्राप्त करने, मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है, ठीक? तो इंफॉर्मेशन को जहाँ भी संचार किया जाता है, जहाँ भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है, उन सब में आईसीटी का जरूरत पड़ता है। तो आईसीटी का उपयोग शिक्षा क्षेत्र में, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई, डिजिटल नोट्स के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर बात करूँ तो वो ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह लिया जा सकता है ना? बैंकिंग क्षेत्र में यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सब भी आईसीटी का ही उदाहरण है। व्यापार में ऑनलाइन कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, तो ये भी क्या है, आईसीटी है। तो कोई भी काम इंटरनेट के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, तो ये सब भी क्या है भाई, हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। ठीक है, तो ये समझ गए। तो यहाँ कंप्यूटर सिस्टम इसमें क्या करता है, आखिर कैसे ये कंप्यूटर सिस्टम सूचना प्रौद्योगिकी है? तो भाई कंप्यूटर आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक? तो जो डेटा को क्या करता है, एक ग्रहण करता है पहले, और उसे क्या करता है, प्रोसेस करती है, ग्रहण करके उसे क्या करती है, संसाधित करती है, प्रोसेस करती है तथा उपयोगी जानकारी के रूप में क्या करता है, प्रदान करती है। तो कंप्यूटर शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, चिकित्सा, संचार और अनुसंधान जैसे अनेक क्षेत्रों में क्या करते हैं, कंप्यूटर भूमिका निभाती है। ठीक है, तो कंप्यूटर के अपने अलग-अलग पार्ट्स हैं, जो क्या है देखिए, कंप्यूटर के विभिन्न भाग मिलकर एक पूर्ण कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिसमें कि इनपुट आपका आ जाता है यूनिट। इनपुट यूनिट क्या होता है, यह वह भाग होता है जिसमें उपयोगकर्ता कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देते हैं। तो इनपुट आ जाता है, जहाँ डाटा और निर्देश दिया जाए, वो जैसे मान लो कीबोर्ड से, माउस से, स्कैनर से, माइक्रोफोन से, तो ये इसको क्या है, इनपुट के कंप्यूटर के इनपुट के रूप में ये काम करते हैं। ठीक? फिर आता है सीपीयू, है ना? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो ये भी आपका समझ लो बहुत ही काम देते हैं। किसमें? कंप्यूटर एक कंप्यूटर को सही सिस्टम बनाने में। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, समझा क्या? और यह प्राप्त जितने भी डाटा होते हैं, उसे प्रोसेस करता है और सभी कार्यों को ये नियंत्रित करता है और मतलब संचालित भी करता है कि नहीं? चलाते भी, हैंडल भी करते हैं ये। और मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? तो मेमोरी यूनिट क्या होता है इसमें? तो ये डेटा और निर्देशों को क्या करते हैं, संग्रहित करने का कार्य करती है। इसे कलेक्ट करके रखने के लिए कार्य करती है मेमोरी यूनिट। और यह मुख्य रूप से प्राइमरी, जैसे कि ये रैम रोम के रूप में काम करते हैं। तो ये रैम और
रोम। या आप लोग ये भी कहेंगे सर ये रैम और रोम क्या होता है? तो देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम, समझ लो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी होता है, और रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम होता है यह कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी होती है। जब आप कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो डेटा इसी में क्या होता है, प्रोसेस होता है। जैसे ही कंप्यूटर को बंद कर दिया जाता है या फिर बिजली चली जाती है तो रैम का सारा डेटा डिलीट हो जाती है, ठीक। उसके बाद रोम की बात करें स्टूडेंट, तो रोम क्या समझे, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कंप्यूटर को चालू करने के लिए क्या होता है, निर्देश सुरक्षित रहता है। जैसे कंप्यूटर बंद होने पर भी रोम का डाटा मिटता नहीं है, रोम में डाटा पहले से समझ लो अस्थाई, मतलब अस्थाई होके रहता है। इससे ये परमानेंट होता है, ठीक। फिर आता है आपका आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट संसाधित जानकारी को उपयोगकर्ता तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इसके प्रमुख उदाहरण है। फिर इसमें सॉफ्टवेयर का नाम ले सकते हो, हार्डवेयर ले सकते हो। तो ये कंप्यूटर के हैं, कंप्यूटर के ही ये पार्ट्स हैं, ठीक। तो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये क्या है समझिए। इंटरनेट आधुनिक संचार और सूचना का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क है। इसके माध्यम से दुनिया भर में कंप्यूटर आपस में जुड़े रहते हैं और सूचनाओं का आदान प्रदान इसमें करते हैं। तो www यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पृष्ठों और वेबसाइटों का विशाल क्या है, संग्रह है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं www के माध्यम से। तो इंटरनेट का इसमें क्या मतलब है, इंटरनेट विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्क का एक क्या है, विशाल समूह है जो सूचना और संचार की सुविधा प्रदान प्रदान करता है। और इसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट। तो अब www क्या है, तो www जो है इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेजों और वेबसाइटों को की क्या प्रणाली है। इसका विकास टाइम बर्नरस्टाइन, जो www जो है इसको किसने किया, तो टीम बर्नर्स-ली ने कब किया, 1989 में इन्होंने क्या किया, www का आविष्कार किया, समझ लो 1989 में। तो सूचना प्राप्त करने का यह माध्यम है। इंटरनेट और www के माध्यम से उपयोगकर्ता समाचार, शिक्षा, शोध, मनोरंजन और अन्य प्रकार की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें जानना था इसमें www का। तो इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ एमसीक्यू के लिए नहीं है। तो हाँ, ये पढ़िए थोड़ा-सा, सुरक्षा और निजता। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ सुरक्षा और निजता का महत्व बढ़ गया है। आज लोग इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल सेवाओं का व्यापक प्रयोग करके उपयोग करते हैं। ऐसे में क्या होता है, व्यक्तिगत जानकारी और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखना क्या हो जाता है, मतलब बहुत पूरे दुनिया में बहुत लोग उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो डेटा होता है उसको व्यक्तिगत रखना चाहिए, उसमें सुरक्षा लागू करना चाहिए। ठीक है, तो अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। सुरक्षा और निजता व्यक्तियों तथा संगठनों को साइबर खतरों और क्या अनधिकृत पहुँच से क्या करते हैं, बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पढ़िए। चलो साइबर खतरों से सुरक्षा, इसका पॉइंट इस समय आज इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसमें साइबर खतरे में क्या-क्या खतरा, कौन-कौन सा खतरा देखने को मिल सकता है आपको। तो वायरस, मैलवेयर ये सब चीज़ अगर कहीं दिखेगा ना नेट में, जो कहेगा कि भाई कौन-सा ऐसा ये है कि जो साइबर खतरे का ये है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल तो साइबर खतरे में समझ लो ये वायरस, मैलवेयर, हैकिंग, फ़िशिंग, डेटा चोरी जैसे साइबर खतरे हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, डिजिटल सुरक्षा के लिए चुनौती है। तो ये बहुत खतरनाक सब चीज़ होता है, जो हैक-वैक करने में, डेटा चुराने में, तो ये इन सब चीज़ों का बहुत उपयोग होता है। इनसे बचाव के लिए सावधानी और सुरक्षा उपाय क्या है, आवश्यक है। तो ये सब क्या समझ लो कि साइबर खतरे हैं, समझ लो। तो ये सब साइबर खतरे से बचना चाहिए, वायरस से, मैलवेयर से, हैकिंग और फ़िशिंग, ठीक। इसी से डेटा चोरी होता है, हैकिंग होता है, तो मजबूत पासवर्ड से बनाएँ, एंटीवायरस और फायरवॉल रखें, ठीक है? तो ये सब, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको कराते चल रहा हूँ अब।
अब आता है, चलिए इम्पोर्टेंट, अब आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर कौशल। क्या है डिजिटल कंप्यूटर कौशल? चैप्टर कौन सा? 7 है। डिजिटल कंप्यूटर कौशल से आशय उन ज्ञान और क्षमताओं से है जिनकी सहायता से व्यक्ति कंप्यूटर, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल उपकरणों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकता है। वर्तमान डिजिटल युग में लाभदायक लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, संचार, स्वास्थ्य तथा सरकारी सेवाओं में डिजिटल तकनीकों की बढ़ती भूमिका के कारण डिजिटल कंप्यूटर कौशल का महत्व क्या होता है, निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह कौशल व्यक्ति को आधुनिक दुनिया की आवश्यकताओं के अनुसार के अनुरूप कार्य करने और नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। डिजिटल कंप्यूटर कौशल क्या है कि विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल पुस्तकालय और शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग करने में सहायता प्रदान करता है। इसके माध्यम से सीखने की प्रक्रिया अधिक सरल और प्रभावी बन जाती है। रोजगार के अवसर बढ़ाना, आज अधिकांश नौकरियों में कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक हो गया है। डिजिटल कौशल रखने वाले व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त करने और अपने करियर में उन्नति करने के अवसर मिलते हैं। ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार को सरल बनाना है, तो वही ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी भाग में तुरंत से क्या करते हैं, संपर्क कर लेते हैं। डिजिटल कौशल इस संचार प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावी बनाते हैं। और ये समय श्रम की बचत है। डिजिटल डिजिटल जो है ये है कंप्यूटर है, इसके माध्यम से क्या होता है, टाइम की हमारी बचत होती है बहुत। तो ऑनलाइन सेवा का इसमें उपयोग किया जाता है, सूचना तक आसान पहुँच पहुँच जानकारी या फिर ये सब जुटा पाते हैं। व्यवसाय और उद्यमिता में भी सहायता करता है ये सब। आजकल देखते हो ज़्यादातर बिज़नेस अब ऑनलाइन सब काम कर रहे हैं कि नहीं? तो कहीं न कहीं ये जो है ऑनलाइन के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो अगला है आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है, तो यानी हिंदी में क्या हुआ, बुनियादी कंप्यूटर संचालन। तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस क्या है, इससे आशय कंप्यूटर को सही ढंग से चलाने और उसके विभिन्न कार्यों को समझने से है। तो ये ना बेसिक कंप्यूटर में आएगा, जो बेसिक चीज़ें, माउस कैसे पकड़ा जाए, कैसे माउस का यूज़ किया जाए, कीबोर्ड का कैसे यूज़ किया जाए, कीबोर्ड क्या होता है, ये सब बेसिक नॉलेज है, ठीक है? इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों और संचालन, कंप्यूटर कैसे चलाया जाना चाहिए, ये सब नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर जो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस मतलब संचालन के माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करना, प्रोग्राम चलाना चलाना, फाइलों का प्रबंधन करना तथा डिजिटल कार्यों को आसानी से करना, ये सब शामिल है इसमें। कंप्यूटर को चालू बंद करना कैसे क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करना, ये सब कीबोर्ड और उस माउस का संचालन, फाइल और फोल्डर प्रबंधन, तो वही सब है। सुरक्षा और रख रखाव कैसे होता है कंप्यूटर में, प्रिंटर का उपयोग कैसे किया जाता है, ये सब बेसिक कंप्यूटर में हम लोग सीखते हैं। अगला है उत्पादकता सॉफ्टवेयर। क्या है उत्पादकता सॉफ्टवेयर? ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न कार्यों को अधिक तेजी, सटीकता और दक्षता के साथ पूरा करने में सहायता करते हैं। इन सॉफ्टवेयरों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ाना तथा समय और श्रम की बचत करना है। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यवसाय, सरकारी कार्यालयों, व्यक्तिगत कार्यों में उत्पादकता सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इनके माध्यम से डॉक्यूमेंट तैयार करना, गणनाएँ करना, प्रस्तुतियाँ बनाना, डेटा प्रबंधन करना और विभिन्न प्रकारों की सूचनाओं का क्या करना है, संग्रहण करना आसान होता है। ठीक है? तो अगला है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो ये सब देखिए क्या-क्या इसके, देखो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग क्या किया जाता है? पत्र, रिपोर्ट, लेख, नोट्स, अन्य दस्तावेज़ तैयार करने के लिए किया जाता है। ठीक? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में क्या कहता है? तो इसका उपयोग स्लाइड आधारित प्रस्तुतियाँ तैयार करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से पाठ, चित्र, ग्राफ, ऑडियो, वीडियो आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है।
तो चलिए, अब देखिए डिजिटल संचार के बारे में थोड़ा-सा समझिए। डिजिटल संचार क्या है कि ये आधुनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहाँ डिजिटल संचार से आज से डिजिटल माध्यमों के द्वारा सूचना, संदेश, चित्र, ऑडियो, वीडियो तथा अन्य प्रकार के डाटा के आदान-प्रदान से है। कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन और विभिन्न डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में ने संचार की प्रक्रिया को पहले की तुलना में अधिक तेज़, सरल और प्रभावी बना दिया। डिजिटल संचार का उपयोग शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग, प्रशासन, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके माध्यम से लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर तुरंत संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें ईमेल ईमेल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, जो संचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है और इसमें सब चीज़ सेफ रहता है, ठीक है? इसमें समझ लो कि कोई भी चीज़ ज़्यादा से होता है लीक होना, ये सब चीज़ इसमें ज़्यादातर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है? तो बहुत अच्छा माध्यम होता है, ठीक? ये सब समझिए, सब डिजिटल उपयोग है। चलो, साइबर खतरों से सुरक्षा। तो हैकिंग, वायरस मैलवेयर, फ़िशिंग और रैनसमवेयर जैसे साइबर खतरे डेटा सुरक्षा के लिए क्या है गंभीर चुनौती है। इनसे बचाव के लिए एंटीवायरस रखना चाहिए, ठीक? एंटीवायरस फायरवॉल और नियमित सुरक्षा अपडेट का उपयोग करना चाहिए। इससे साइबर खतरों की सुरक्षा होती है, ठीक है? साइबर खतरों से हम लोग बच सकते हैं, तो उनके लिए हमें अच्छे-अच्छे एंटीवायरस ना सही एंटीवायरस रखना चाहिए। तो याद रखना एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, फायरवॉल तो ये सब क्या है साइबर खतरे से सुरक्षा के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो एमसीक्यू में ध्यान रखना। तो हैकिंग, वायरस, मैलवेयर, फिशिंग बोला जाए, रैनसमवेयर बोला जाता है, ये साइबर खतरे होते हैं ये सब। गोपनीयता और डेटा संरक्षण। तो डेटा प्रबंधन और संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना है। इसमें उपयोगकर्ता की जानकारी को केवल अधिकृत व्यक्तियों तक क्या है नहीं सीमित रखा जाता है, ठीक है? तो गोपनीयता में क्या था जो डाटा को जो भी चीज़ होते हैं उसको ना सुरक्षित रखा जाता है। उसमें लीक जो होने की संभावना नहीं होती, हैक होने की संभावना नहीं होती है। तो इस तरह से इस हैक से बचने के लिए लीक से बचने के लिए तो ये गोपनीयता और डेटा संरक्षण का उपयोग करते हैं हम लोग। डिजिटल मीडिया निर्माण और वेब डिज़ाइनिंग। तो देखिए अभी के युग में ख़ास किया जाए तो डिजिटल युग है ये तो डिजिटल युग में सूचना और संचार के लिए डिजिटल मीडिया का महत्व लगातार बढ़ रहा है। डिजिटल मीडिया निर्माण से आज से विभिन्न प्रकार की डिजिटल सामग्री जैसे कि चित्र बनाना, ग्राफ़िक्स करना, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन तो ये सब यहीं से सीखा जाता है। और वहीं वेब डिज़ाइनिंग वेबसाइटों को आकर्षक उपयोग का ये सब चीज़ सीखना चाहिए। उपयोगकर्ता अनुकूल कार्यात्मक बनाने की प्रक्रिया, इन दोनों क्षेत्रों का उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञापन, मनोरंजन और संचार में व्यापक रूप से किया जाता है। डिजिटल मीडिया और वेब डिज़ाइनिंग रचनात्मकता तथा तकनीकी कौशल का महत्वपूर्ण ये संयोजन है। डिजिटल मीडिया भाई ये सब का ज़रूरत नहीं है, समझ चुके हैं क्या है डिजिटल मीडिया। बुक से लिया गया है, जितने भी टॉपिक थे ना लगभग इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक को इसमें लिया गया है। आप कन्फ्यूज़ नहीं होना कहीं। चैप्टर 8 है साइबर सुरक्षा। भाई अगर साइबर सुरक्षा नहीं होगा तो भाई जानते हो आजकल खाली फ्रॉड होते हैं। तो साइबर सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक। तो देखिए साइबर सुरक्षा को इंग्लिश में बोला जाता है साइबर सिक्योरिटी। तो यह डिजिटल दुनिया में कंप्यूटर, नेटवर्क, डिवाइस और डेटा को ऑनलाइन जो कि हमला होता है, तो साइबर क्राइम होता है। इन हमलों और इनसे अनधिकृत समझ लो, तो इनसे भाई बचने के लिए साइबर सुरक्षा रखा जाता है, किया जाता है ना? ये प्रक्रिया किया जाता है, जिसमें से अलग-अलग टाइप से आपको खतरे मिलेंगे। तो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्या है कि वर्तमान डिजिटल युग में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, फ़ोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग तेज़ी से बढ़ रहा है। तो लोग ऑनलाइन बैंकिंग, ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान और विभिन्न इंटरनेट सेवाओं का व्यापक
रूप से उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही साइबर अपराध, डेटा चोरी, हैकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में डिजिटल जानकारी, नेटवर्क और प्रणालियों की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो गई है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए साइबर सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। इसमें डेटा को सुरक्षित रखा जाता है, साइबर अपराधों से बचाव किया जाता है। तो साइबर अपराध कौन-कौन से यहाँ पे, तो साइबर जो खतरा है वो हैकिंग, फिशिंग, मैलवेयर, वायरस, तो रैनसमवेयर, ये बार-बार हम लोग ये देख रहे हैं, स्टूडेंट्स तभी से बार-बार देख रहे हैं। तो ये सब साइबर खतरा है। गोपनीयता, गोपनीयता की रक्षा। गोपनीयता से क्या समझते हैं? मतलब कोई भी चीज़ प्राइवेसी करना। तो ये साइबर सुरक्षा उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी और ऑनलाइन गतिविधियों की गोपनीयता बनाए रखने में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इससे पहचान की चोरी और डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। ठीक? आगे देखते हैं हम लोग। जहाँ से देखिए जहाँ से आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे, मैं उन पॉइंट पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, साइबर हमले के प्रकार, तो हम लोग पहले से भी देख रहे हैं साइबर हमले। साइबर हमला मतलब साइबर अटैक वह गतिविधि है जिसमें किसी कंप्यूटर, सिस्टम, नेटवर्क, वेबसाइट, डिजिटल डेटा को नुकसान पहुंचाने, चोरी करने, बाधित करने या फिर उस पर अनधिकृत नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीकों के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमलों की संख्या और जटिलता भी बढ़ती जा रही है। ये हमले व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी संगठनों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों की जानकारी होना आवश्यक है। जैसे मान लो कि ये मैलवेयर हमला क्या है? तो मैलवेयर हमला एक हानिकारक सॉफ्टवेयर है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान तक, ये तब ये हम सुनते आ रहे हैं ना मैलवेयर, अब इसको देख रहे हैं। नुकसान पहुँचाने या फिर डेटा चोरी करने के लिए करने के उद्देश्य से बनाया जाता है और ये वायरस, वह ट्रोजन और सॉफ्टवेयर, इस स्पाईवेयर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। और इससे क्या होता है, यह सिस्टम की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी को नष्ट कर या फिर चोरी कर सकता है। फिशिंग हमला क्या है इसमें? फिशिंग अटैक क्या है इसमें? देखिए, फिशिंग में साइबर अपराधी नकली ईमेल, संदेश, समझो फिशिंग में क्या-क्या होता है। नकली ईमेल, संदेश, वेबसाइटों के माध्यम से उपयोगकर्ता जो होते हैं, उनको व्यक्तिगत जानकारी, पासवर्ड या बैंकिंग विवरण प्राप्त करने का उनसे क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यह ऑनलाइन धोखाधड़ी का एक क्या समान और खतरनाक तरीका है। तो इससे धोखाधड़ी किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपसे क्या लिया जा रहा है, ठीक है? और वो लेके आपको अटैक करेगा, फिशिंग अटैक, समझो। अब रैनसमवेयर क्या हमला है, क्या है ये? तो रैनसमवेयर एक प्रकार का मैलवेयर है जो उपयोगकर्ता के डाटा को लॉक या फिर एन्क्रिप्ट कर देता है ना, और उसे पुनः प्राप्त करने के लिए धनराशि माँगती है, ठीक है? तो ये इस तरह से कि आपका ही चीज़ वो लॉक कर देगा और वो उसको सही करने के लिए क्या करेगा? पैसा माँगेगा। यह व्यक्तियों और संसाधनों के लिए बहुत ही गंभीर खतरा है। अगला है डिनायल ऑफ सर्विस हमला। इसमें किसी वेबसाइट या फिर सर्वर पर अत्यधिक मात्रा में अनुरोध भेजे जाते हैं, जिससे वह सामान उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध नहीं रह पाता। इसका उद्देश्य सेवाओं को बाधित करना होता है। अगला है, ये सब हमला है भाई, तो मैन इन द मिडिल हमला। इस प्रकार के हमले में हमलावर 2 पक्षों के बीच होने वाले संचार को गुप्त रूप से देखता है और उसमें हस्तक्षेप करके करता है, और इससे संवेदनशील जानकारी चोरी होने का क्या होता है? खतरा बढ़ जाता है। फिर पासवर्ड हमला की बात करें, इस हमले में साइबर अपराधी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके उपयोगकर्ता के पासवर्ड का अनुमान लगाने या फिर उसे चुराने का प्रयास करते हैं। कमजोर पासवर्ड ऐसे हमलों को आसान बना देता है। इसीलिए जब भी कोई पासवर्ड बनाए किसी चीज का सोशल मीडिया में, तो बहुत ही खतरनाक पासवर्ड बनाए। सोशल इंजीनियरिंग हमला, इस हमले में तकनीकी तरीकों के बजाय लोगों को धोखा देकर गोपनीय जानकारी प्राप्त की जाती है। हमलावर विश्वास जीतकर या फिर झूठी जानकारी देकर संवेदनशील डेटा हासिल करने का प्रयास करता है।
एसक्यूएल इंजेक्शन हमला। यह हमला वेबसाइटों और डेटाबेस को लक्ष्य बनाकर डेटाबेस बेस को किया जाता है, लक्ष्य बनाया जाता है। इसमें हमलावर विशेष कोड या का उपयोग करके डेटाबेस तक क्या अनधिकृत पहुँच प्राप्त कर सकता है और महत्वपूर्ण जानकारी चुरा सकता है। अब देखो, अब आता है भाई, ये तो पढ़ लिए साइबर अटैक के बारे, अब साइबर सुरक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो डिजिटल युग में इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल उपकरणों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। इसके साथ ही अपराध भी बहुत ज़्यादा से बढ़ रहा है, जैसे डाटा चोरी, हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ये सब बढ़ती जा रही है। तो इन खतरों से बचने के लिए साइबर सुरक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं का अपनाना आवश्यक है। तो ये सब देखिए, इसमें हर पॉइंट को समझिए, है ना, कैसे इससे बचा जाए। तो ये जो है कि प्रथाएँ उपयोगकर्ताओं, संगठनों और संस्थानों को सुरक्षित डिजिटल वातावरण प्रदान करने में सहायता हो करती है। तो इसमें क्या होता है भाई, मजबूत पासवर्ड का उपयोग किया जाना चाहिए। जब भी सुरक्षा पासवर्ड क्या है, सुरक्षित पासवर्ड साइबर सुरक्षा की पहली रक्षा पंक्ति है। ठीक है? तो साइबर जो क्राइम हो, साइबर अटैक से उनसे पहले साइबर को सुरक्षा रखने के लिए भाई, तो पासवर्ड एकदम बहुत पहला सबसे पहला ये है कि पासवर्ड बहुत सुंदर होना चाहिए। मतलब बहुत ही ऐसा पासवर्ड होना चाहिए भाई, जो आसानी से कोई अनुमान ना लगा पाए। पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष चिन्हों का संयोजन होना चाहिए, ताकि उन्हें समय-समय पर बदलना चाहिए, और उसे समय-समय पर क्या बार-बार क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए पासवर्ड को, ठीक? और 2 स्तरीय प्रमाणीकरण। पासवर्ड के अतिरिक्त ओटीपी का या फिर मैट्रिक सत्यापन का उपयोग करें। उपयोग कर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाता है तथा अनाधिकृत पहुँच को रोकता है। और नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना, ठीक है? ताकि नवीनतम शिक्षा सुधारों का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है? संदिग्ध लिंक और ईमेल से सावधानी। अज्ञात स्रोतों से कोई भी लिंक आए, ठीक है? ईमेल हो, अटैचमेंट पर कोई भी चीज़ हो, चैट में, कोई भी व्हाट्सएप में कोई मैसेज आए, कहीं भी कोई भी ऐसा मैसेज आए जो अननोन हो, जो जिसे आप जानते तक नहीं हैं, ठीक है? तो उनको क्लिक ना करें, उनको ना खोलें, ठीक है? ताकि इनमें मैलवेयर या फिशिंग हमले छिपे हो सकते हैं। डेटा का नियमित बैकअप। महत्वपूर्ण डेटा के नियमित बैकअप प्रतियाँ सुरक्षित स्थान पर रखनी चाहिए, ताकि किसी तकनीक समस्या फिर साइबर हमले की स्थिति डेटा पुनः प्राप्त किया जा सके, ठीक है? तो मतलब कहीं अच्छा से सुरक्षित रखें बैकअप के लिए भी, कि भाई कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाए ना, डिलीट हो जाए, तो उसको वापस ला पाएँ। एंटीवायरस या फिर फायरवॉल का भी उपयोग करें, ठीक है? तो लैपटॉप-वैपटॉप चलाते हैं तो एंटीवायरस, कंप्यूटर चलाते हैं एंटीवायरस और फिर फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और फायरवॉल कंप्यूटर तथा नेटवर्क को विभिन्न साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है भाई? उपयोग करता है। सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग किया जाए, तो सार्वजनिक वाईफ़ाई नेटवर्क का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। संवेदनशील कार्यों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? तो मतलब कभी-कभी वाईफ़ाई का नेटवर्क में क्या होता है, साइबर तक पहुँचने की मतलब जो क्राइम करने वाले होते हैं, साइबर अटैक करने वाले होते हैं, उन तक पहुँचने का ज़रिया उनका बन जाता है। वो ना कुछ क्लू करते हैं, इसलिए वाईफ़ाई कहीं ऐसा अननोन पर्सन से ऐसा जगह हम ना लगाएँ जो हमारा डाटा को चुराने की कोशिश कर रहा है, और समझ में आ रहा है? तो इस वाईफ़ाई के माध्यम से भी ये सब बहुत खतरा हो सकता है। तो वाईफ़ाई में भी ध्यान से, किसी का वाईफ़ाई यूज़ करते हैं वो भी ध्यान से। चलो, इसमें अब इम्पोर्टेंट की क्या बात करूँ, अब हम लोग ना, अब हम लोग चैप्टर 9 में देखते हैं। डिजिटल नैतिकता और शिष्टाचार में देखा जाए तो ये व्यक्तिगत इंटरनेट शिष्टाचार को समझना है। इसमें देखिए, इंटरनेट आज हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है कि नहीं? हम शिक्षा, संचार, मनोरंजन, व्यवसाय और सामाजिक संपर्क के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इंटरनेट के उपयोग के दौरान उचित और जिम्मेदार व्यवहार करना आवश्यक होता है, जिसे इंटरनेट शिष्टाचार कहा जाता है। व्यक्तिगत इंटरनेट शिष्टाचार का उद्देश्य ऑनलाइन वातावरण को सुरक्षित रखना, सम्मानजनक और सकारात्मक बनाए रखना। यह न केवल व्यक्ति की डिजिटल छवि को बेहतर बनाते हैं, बल्कि दूसरों के साथ स्वस्थ और प्रभावी ढंग स्थापित करने में सहायता करता है।
सम्मानजनक भाषा का इसमें प्रयोग किया जाना चाहिए। इंटरनेट पर बातचीत करते समय विनम्र और सम्मानजनक भाषा का उपयोग करना चाहिए, ताकि अपमानजनक, अशिष्ट और भेदभावपूर्ण से बचना चाहिए। क्योंकि ऐसे शब्द दूसरों की भावना को आहत कर सकते हैं। दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करें, प्राइवेसी का सम्मान करें। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी, फ़ोटो या संदेश उसकी अनुमति के बिना कहीं साझा ना करें, शेयर ना करें। इंटरनेट पर गोपनीयता का सम्मान करना, यानी प्राइवेसी का सम्मान करना डिजिटल नैतिकता का महत्वपूर्ण क्या है। ज़िम्मेदारी पूर्वक क्या करना, जानकारी शेयर करें। किसी भी समाचार, संदेश या फिर जानकारी को शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जाँच कर लें कि भाई ये ज़रूरी सही है कि नहीं है ना? या फिर ये गलत तो नहीं है? तो ये सब पर देखा जाना चाहिए। गलत या फिर भ्रामक जानकारी फैलाने से सामाजिक भ्रम और समस्याएँ पैदा होती है। कॉपीराइट और बौद्धिक संपदा ये जो है कि क्या है इम्पोर्टेंट, मतलब कि किसी दूसरों की सामग्री, लेख, चित्र, वीडियो या अन्य कुछ भी दूसरों का बनाया हुआ उसका हम लोग उपयोग करेंगे तो ये हमारा कॉपीराइट माना जाएगा, ठीक है? कॉपीराइट मारा जाएगा, ठीक है? इसलिए किसी दूसरे का वीडियो, किसी दूसरे का फ़ोटो, किसी चीज़ का दूसरे का चीज़ अपलोड नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। डिजिटल पदचिह्न मैं आपको ना अब थोड़ा फ़ास्ट में समझा दूँ, बुक का कोई जहाँ-जहाँ इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए, खंड 3 में हम लोग बैंकिंग और वित्त के बारे में थोड़ा समझते हैं, तो यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट समझा देता हूँ। अब हम लोग देखिए डिस्कस करते हैं चैप्टर 10 में बैंकिंग और वित्त को सही से। तो देखिए अब हम डिटेल्स में अब चैप्टर में ही समझ लेते हैं, ठीक है? तो जब पूरा अभी जाने का भी टाइम नहीं है। तो देखिए बैंकिंग क्या होता है भाई? बैंकिंग वह प्रणाली होता है जिसके माध्यम से बैंक लोगों और संस्थानों से क्या करते हैं? पैसा जमा करते हैं और कर्ज देते हैं, ठीक है? मतलब कि क्या करते हैं? डिपॉज़िट करते हैं और वो क्या करते हैं? वही डिपॉज़िट ऋण के रूप में किसी और को देते हैं, ठीक है? तथा ये अन्य वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे मान लो जमा स्वीकार करना, यानी कि डिपॉज़िट करना, लोन देना, भुगतान की सुविधा देते हैं, एटीएम, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सब, चेक आदि। तो इससे क्या करते हैं, धन का जो है कि हस्तांतरण किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक खाते से दूसरे खाते में, लॉकर सुविधा, निवेश संबंधी सुविधा, तो इस तरह के सिस्टम है। तो बैंकिंग के प्रकार की बात करूँ तो बैंकिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है? 3 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। पहला होता है कमर्शियल बैंक। पहला क्या होता है भाई? पहला होता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जिसमें आम जनता को सेवाएँ दिया जाता है, ठीक? दूसरा होता है, पहला आपने देखा कमर्शियल बैंक, दूसरा कौन-सा बैंक होता है भाई? कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है, जिसमें कि छोटे-छोटे जो किसान, छोटे-छोटे व्यापारी इन सब की क्या किया जाता है? सहायता किया जाता है। तीसरा आपका कौन-सा बैंक होता है? तीसरा बैंकिंग का प्रकार में तीसरा होता है केंद्रीय बैंक, ठीक है? तो केंद्रीय बैंक में भैया सबसे बड़े-बड़े कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा ही किया जाता है। तो केंद्रीय बैंक में क्या होता है, जितने भी बड़े-बड़े काम होते हैं, सब केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें से सबसे बड़ा बैंक है हमारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में, जो सभी बैंकों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। सभी बैंकों को वित्तीय सहायता, हर तरह के योजनाएँ, ये सब देना, पैसा देना, ये सब कहाँ से? रिज़र्व बैंक से ही होता है, ठीक? तो अब हम लोग वित्त को समझते हैं। क्या है वित्त? तो वित्त क्या है? यानी कि वित्त का इंग्लिश में आता है फाइनेंस। तो वित्त क्या है या फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस का अर्थ है धन का प्रबंधन करना। इसमें आय, बचत, खर्च, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और भविष्य की योजना शामिल होती है। जैसे मान लो वित्त के प्रकार की बात करें, कार्य की बात करें, तो वित्त के कार्य होते हैं इनकम का प्रबंधन करना। किसका? वित्त के कार्य की हम बात करें तो इनकम का मैनेजमेंट करना, ठीक है? इनकम का
मैनेजमेंट करना, सेविंग करना, एक्सपेंडिचर का सही उपयोग करना, निवेश करना, है ना? बजट का बनाना, जोखिम यानी रिस्क लेना, रिस्क देना, तो ये सब किसमें होते हैं? वित्त में होते हैं। तो वित्त के कितने देखो, वित्त के भी प्रकार हैं, जिस तरह बैंकिंग के प्रकार हैं, वित्त के भी प्रकार हैं। तो पहला प्रकार वित्त का हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स पर्सनल फाइनेंस। ठीक है, पर्सनल फाइनेंस में व्यक्ति जो है कि व्यक्ति के पैसों का इसमें प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, जो व्यक्तित्व जो लोग होते हैं, छोटे लोग, बड़े छोटे-छोटे जो दुकानदार, इन सब में इसमें पर्सनल फाइनेंस दिया जाता है, पैसों का प्रबंध करके दिया जाता है। दूसरा आता है एक व्यावसायिक में, जिसमें थोड़ा-सा कंपनी जो बड़े-बड़े लेवल में आते हैं। ठीक, दूसरा जो होता है इसमें बिज़नेस, बिज़नेस फाइनेंस। तो बिज़नेस फाइनेंस में क्या होता है भाई? तो इसमें कंपनी या फिर व्यवसाय से पैसे का प्रबंध किया जाता है। ठीक है? और तीसरा है आपका पब्लिक फाइनेंस। ठीक? तो पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है? तो पब्लिक फाइनेंस में सरकार की आय और व्यय का प्रबंधन। तो इसमें सरकार क्या करते हैं? आम जनता को छोटे-छोटे आय के माध्यम से मदद करते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लो किसान आ जाता है, गरीब लोग आ जाते हैं, है ना? तो इस तरह से मदद करते हैं कौन? गवर्नमेंट। तो ये हो गया बैंकिंग और वित्त में। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको यहाँ से बता दिया। और चाहें तो इसे वीडियो रोक के भी देख सकते हैं, रोक कर, या फिर आप चाहें तो इसे व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग को मैं तभी से बता रहा हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप से परचेज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। खुद से मेन-मेन पॉइंट आप देखते जाएँगे। ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। इसी तरह से अब टाइम नहीं है तो इसी तरह हम लोगों को देखना पड़ेगा। चैप्टर 9 से चैप्टर 10 11 पहुँच गया है। चैप्टर 10 देखता हूँ 1 मिनट। अच्छा ठीक है, चैप्टर 11 ही है। तो चैप्टर 11 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, अब ये हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर 11 में हम लोग क्या देखेंगे? बचत और निवेश विकल्प में से बचत को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, आखिर क्या है बचत? तो देखिए, बचत का मतलब है अपनी इनकम में से कुछ भी पैसा भविष्य के लिए अलग से रख देना। मतलब कि 60,000 60,000 पर मंथ आप कमा रहे हैं। ठीक है? तो कमा रहे हो 60,000, आप खर्च-उर्च करके चाहे जितना भी खर्च कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उनमें से मान लो 10,000 ही बचा रहे हो, ना? 10,000 क्या कर रहे हो? आप बचा रहे हो। ये 10,000 जो बचा रहे हो, ये 10,000 को ही बचाना इनकम में से क्या हो गया? सेविंग होता है। इसी को हम लोग सेविंग या फिर बचत कहते हैं। ठीक? तो इसके लिए बचत खाता, फिक्स्ड डिपॉज़िट, रिकरिंग डिपॉज़िट, नकद, इस तरह जैसे भी हो आप वो उसे बचा सकते हो। तो सेविंग करने से क्या होता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कभी इमरजेंसी पड़ गया आपको, है कि नहीं? हो सकता है कभी क्या हो गया? तो आपको इमरजेंसी हो गया, तो इमरजेंसी में है कि क्या होगा? इमरजेंसी में क्या होगा भाई? तो इमरजेंसी में आपको क्या होगा? बहुत हेल्प होगा। ठीक? तो इस तरह से होता है सेविंग करने का फ़ायदा। पैसा सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए देखते हैं, बचत से आय के उस भाग से है जिसे वर्तमान उपभोग पर खर्च ना करके भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है ना? यह व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण अंग है। बचत व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, आकस्मिक परिस्थितियों, भविष्य की योजनाओं, वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करती है। प्रत्येक व्यक्तियों के लिए नियमित बचत की आदत विकसित करना आवश्यक है, क्योंकि यह आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता पर का आधार है। ठीक? और समझ गए? तो ये आपका क्या है? बचत है। तो बचत का फ़ायदा आपने समझ गया कि आपातकाल में ये काम आती है, पैसा सुरक्षित रखते हैं, थोड़ा बहुत, है ना? ब्याज भी इससे बनते रहता है, तो ये है आपका सेविंग का फ़ायदा। और दूसरा है निवेश। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो निवेश करना मतलब इन्वेस्टमेंट। निवेश का मतलब क्या समझे? इन्वेस्टमेंट। तो निवेश या फिर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहाँ भविष्य में क्या हो? हमें लाभ मिले। ठीक है? वो पैसा रिटर्न मिले, किसके रूप में? लाभ के रूप में मिले। मान लो 5,000 किसी चीज़ में आप शेयर कर रहे हो, ठीक है? सेंड कर रहे हो पैसा अपना, इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे मान लो शेयर बाज़ार, म्यूचुअल फंड, है ना?
सोने सोने को खरीद लिया, मतलब कुछ भी ऐसा मार्केटिंग में, है ना? तो मतलब निवेश करने बहुत तरह है, जैसे मान लो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड आपने देखा, सोना बताया, प्रॉपर्टी ले लिया, तो ये सब चीज ऐसा ले लिया। मान लो कि आज प्रॉपर्टी लिया हो 5 लाख का, है ना? एक छोटा रेट बता रहा हूँ इसको समझने के लिए। वैसे 5 लाख में आजकल प्रॉपर्टी भी नहीं मिलता है बनाया हुआ। तो 5 लाख में आपने ले लिया। अब वो तुम 2 साल 5 साल के बाद अगर वो जरूरत पड़ेगा, तो अगर चाहोगे उसे बेचना उसी प्रॉपर्टी को, तो 5 के जगह 15 लाख 50 लाख आपको मिल सकता है कि नहीं? 15 लाख 50 लाख तक मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट का फायदा, समझ में आ गया? तो ये लंबे समय में धन इसमें बढ़ जाता है, भविष्य के बड़े लक्ष्य से हासिल हो जाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट भी और बचत भी जरूरी है। तो समझ गए, इसमें यही सब है। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर 11 12 को देखते हैं। तो चैप्टर जो 12 है, अब वो आपका खंड 4 में है। खंड 4 है शासन, नागरिक अधिकार और उत्तरदायित्व। तो ये जो है आपका चैप्टर 12 क्या है? जिला स्तर पर सेवाएं। अब इसको समझते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज। इसमें क्या होता है भैया? तो ये सरकारी कार्यालयों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं होती है। ठीक है, तो जिला स्तर पर दो प्रकार की सेवाएं, जिला स्तर पर समझो, सॉरी, ये क्या है कि जिला स्तर पर जितने भी सेवाएं हो जाते हैं, जैसे मान लो प्रमाण पत्र सेवाएं, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, है ना? निवास प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, ये किसके जिला स्तर पर सेवाएं हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि मतलब जिला में अस्पताल, टीकाकरण, एम्बुलेंस सेवा दिया, ये स्वास्थ्य व्यवस्था हुआ जिला स्तर में। ठीक, तो शिक्षा व्यवस्थाएं, शिक्षा सेवाएं, सरकारी स्कूल खोल दिया, छात्रवृत्ति योजनाएं दिया। ठीक है, शिक्षा विभाग की सेवाएं दिया। फिर इसमें आप मान लो जिला स्तर पर सेवाएं में आप मान लो कानून एवं व्यवस्था, कानून भी दिया हमें, क्या दिया? कानून एवं व्यवस्था दिया। ठीक है, इसमें क्या है? पुलिस थाना, यातायात व्यवस्था, नागरिक सुरक्षा, ये सब। फिर जिला स्तर सेवाएं में आपका ये भी आ जाता है, कृषि सेवाएं, कोई कृषि कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए सेवाएं, जिसमें कृषि को बीज और उर्वरक की जानकारी, कृषि सलाह, सरकारी योजना, सरकारी सरकारी तरफ से कृषि योजनाएं। ठीक, और जिला स्तर में आपका रोजगार सेवाएं, जैसे कि रोजगार कार्यालय, रोजगार को कौशल विकास, सरकारी काम, ये सब। 7वां नंबर में हम इसको समझ सकते हैं जिला स्तर को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। इसमें राशन कार्ड, उचित मूल्य की दुकान से राशन, ये सब। ऑनलाइन सेवा भी जिला स्तर में भी प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि सरकारी कोई भी काम हो, जैसे प्रमाण पत्र बनाना हो, आधार कार्ड सही करना हो, आधार कार्ड, मतलब कुछ भी आप ज्यादातर अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो ये है सरकारी जिला स्तर पर सेवाएं। तो जिला स्तर पर सेवाएं वे सरकारी सेवाएं होते हैं जो जिला प्रशासन द्वारा नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रमाण पत्र, कानून व्यवस्था, कृषि, रोजगार और अन्य जन कल्याणकारी सुविधाओं के द्वारा के रूप में प्रदान की जाती है। ठीक, तो ये है। बाकी इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड जो भी है आपका, इसी से रिलेटेड है। देखिए स्टूडेंट, चैप्टर 13 में आपका आता है स्थानीय स्तर पर सेवाएं। क्या है होता है? तो स्थानीय स्तर पर सेवाएं का मतलब गांव पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनके द्वारा उनके क्षेत्रों में दी जाने वाली क्या होती है स्टूडेंट्स? सेवाएं होते हैं। ठीक है, तो मान लो इसमें क्या क्या आता है। इनमें मान लो पेयजल का व्यवस्था आ गया, सड़क एवं स्ट्रीट लाइट ना, लाइट आ गया, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सार्वजनिक सेवाएं, जैसे कि पार्क बना दिया, शौचालय बना दिया, सामुदायिक निर्माण बनवा, सामुदायिक भवन बना दिया, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण,
जल निकासी, ये सब किसके अकॉर्डिंग आते हैं? स्थानीय स्तर पर सेवाएं के अकॉर्डिंग आते हैं। तो स्थानीय जो स्तर पर जो सेवा के जो निकाय की बात करूं, वो तो क्या है? स्थानीय स्तर पर सेवा की निकाय क्या है? तो भैया वो ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब आते हैं, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर सेवाएं जो होते हैं, वो वे सेवाएं होते हैं जो ग्राम पंचायत, फिर से मैं बता दूं, जो ग्राम पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदान की जाती है। जैसे कि पेयजल, सफाई, सड़क, लाइट, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब। यही है इसमें, यही सब मोटा तौर पर यही बात है। ठीक है, चैप्टर 14 में आपका क्या है? सेवाएं अन्य एजेंसियां। तो ये कौन कौन सी एजेंसी होती हैं जो सेवाएं देते हैं, सेवाएं करते हैं? देखिए, मान लो इसमें आपका जेम ट्रिनिटी, तो इनमें क्या आता है? जो जनधन खाता, आधार और मोबाइल के एकीकरण से भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को बढ़ा देने, सरकारी लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचाने तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस व्यवस्था को कौन जैम ट्रिनिटी, इस व्यवस्था को विकसित किया। तो ट्रिनिटी में डिजिटल और वित्तीय सेवाओं को आम नागरिक नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, पारदर्शिता में वृद्धि, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, समय की लागत सुशासन को मजबूत करना, ये सब। ठीक है, तो फिर इसमें आपका आता है बैंक। ठीक है, बैंक खाता भी आता है एजेंसिया में। तो बैंक खाता वो व्यवस्था है जिसके माध्यम से व्यक्ति या फिर संस्था बैंक में अपना धन जमा रख सकते हैं, है ना, तथा विभिन्न बैंकिंग सेवाओं का लाभ इसमें ले सकता है। बैंक खाता आधुनिक वित्तीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह बचत, लेन देन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, इससे क्या होता है? धन जो है कि सुरक्षित जमा होता है, बचत की आदत विकसित होता है ना, सेविंग कर पाते हैं इसमें, आसान लेन देन होता है इसमें, ब्याज प्राप्त करने की सुविधा होती है इसमें अगर हम जमा कर रहे हैं तो, डिजिटल बैंकिंग लाभ होता है, सरकारी योजना के लाभ, वित्तीय पहचान। फिर आपका इसमें आता है पैन कार्ड। ठीक है, तो पैन कार्ड क्या होता है? पैन कार्ड का क्या इसमें काम है? तो पैन कार्ड है जो है कि आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण क्या है? डॉक्यूमेंट है। इसमें 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होते हैं जो वित्तीय लेन देन और कर संबंधी कार्यों में व्यक्ति या फिर संस्था की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। पैन कार्ड वित्तीय पारदर्शिता और कर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या है? पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण क्या है? आधिकारिक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। तो पासपोर्ट क्या है कि क्या करता है? जो किसी व्यक्ति की पहचान और राष्ट्रीयता का प्रमाण होता है, पास, है ना, किसी देश में अगर कोई व्यक्ति है तो वो उसको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। और पासपोर्ट क्या होता है भाई? एक देश से दूसरे देश जाने के लिए, है ना, यह विदेश यात्रा करने के लिए आवश्यक यानी डॉक्यूमेंट माना जाता है। इसमें व्यक्ति की संपूर्ण क्या कहते हैं, पहचान छुपा होता है कि कौन है, नहीं है। पासपोर्ट धारक को दूसरे देशों में प्रवेश करने, वहां रहने तथा वापस आने, देश लौटने की अनुमति प्राप्त करने में इसमें सहायता मिलता है पासपोर्ट में। यही है। अब यहाँ पे आता है ड्राइविंग लाइसेंस। क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस? तो ड्राइविंग लाइसेंस एक सरकारी अनुमति पत्र है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सड़कों पर वाहन चलाने की कानूनी अधिकार प्रदान, मतलब सड़कों पे अगर वाहन चलाते हो तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये कानूनी रूप से ये दिया गया है, कानूनी रूप से ये लीगल है कि भाई आप सड़क में जब भी चलेंगे तो लाइसेंस के अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ेगा, लाइसेंस का पालन करना पड़ेगा। लाइसेंस नहीं हुआ तो आप गाड़ी नहीं चला सकते सड़क पे। भारत में यह लाइसेंस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। यह न केवल वाहन चलाने की अनुमति देता है बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज के रूप में भी स्वीकार करता है। ये होता है ड्राइविंग लाइसेंस। मतदाता कार्ड क्या होता है? वोटर आईडी कार्ड क्या होता है? तो इस वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता कार्ड, जिससे निर्वाचन फोटो पहचान पत्र भी कहा जाता है, ईपीआईसी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। यह नागरिक जीवन की पहचान का प्रमाण पत्र होने के साथ साथ उससे चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, अधिकार प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता कार्ड का विशेष महत्व है क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। ठीक।
खंड 5 और खंड 5 में आपका जो चैप्टर है, खंड 5 है करियर कौशल, जिसमें आपका चैप्टर है 15वां नंबर, करियर के अवसरों की खोज। देखिए इस चैप्टर में करियर के अवसरों की खोज में अपने कौशल, रुचि, योग्यता के अनुसार सही नौकरी या फिर व्यवसाय के विकल्प ढूँढना होता है। तो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो अपने रुचि, योग्यता के यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, नौकरी को ढूँढा जाता है, नौकरी को खोजा जाता है। तो करियर के अवसरों की खोज कैसे किया जाता है? अपनी रुचि पहचानें इसमें, अपनी योग्यता देखें, अपने कौशल पहचानें, नौकरी की जानकारी प्राप्त करें कि हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं वो कैसा है, ठीक है? तो जैसे कि कंप्यूटर में, संचार में, लेखन में, आप किस चीज़ में नौकरी करना चाहते हैं, ठीक है? तो नौकरी का जान कहाँ से मिलेगा नौकरी भाई? तो इसके लिए समाचार पत्र देखें, रोज़गार पोर्टल खोजें, सरकारी वेबसाइट पे चेक करें, कहाँ कौन-सा जॉब के लिए वैकेंसी आया है। इस तरह से आप नौकरी पा सकते हैं। इसमें से मान लो अलग-अलग के प्रकार के करियर बनाने का अवसर है। मान लो आप शिक्षा से रिलेटेड करियर बना सकते हो, सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंप्यूटर रिलेटेड बना सकते हो, बैंकिंग, सरकारी नौकरी, निजी कंपनी, खुद का कंपनी खोल के भी आप करियर बना सकते हो, ठीक? ज़रूरी नहीं कि सरकारी काम करेंगे तभी हम करियर बना पाएँगे, बिज़नेस करके बना सकते हो, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन काम करके। करियर चुनते समय क्या देखें, अपनी रुचि देखें, अपनी योग्यता देखें, है कि नहीं? तो इस तरह से आप कौन चीज़ में आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है? जब भी कोई करियर बनाने की बात आए ना, जब भी कोई चीज़ चुनना हो, मतलब पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कुछ भी करना लाइफ़ में चाहते हैं, उसके लिए आपको रुचि देखना, किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, कौन चीज़ करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उस चीज़ पे अपना फ़ोकस करना है। और करियर कहीं से भी किसी चीज़, ज़रूरी नहीं कि हर करियर के लिए पढ़ना, बहुत सारा पढ़ाई करना ज़रूरी है, नहीं। आप करियर छोटे क्लास, मतलब 12वीं की क्लास के बाद भी आप करियर कब स्टार्ट कर सकते हैं, कौन-सा करियर चाहिए, क्या करना चाहिए। आप ज़रूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन करेंगे, एमए किएँगे, ना? मास्टर डिग्री हासिल करेंगे, पीएचडी करेंगे, तभी आप करियर बनाएँगे, ऐसा नहीं है। आप करियर 12th के बाद भी बना सकते हैं। समझ में आ गया? इस तरह से। यही सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर है। तो देखिए चैप्टर 16 आपका क्या है? स्वरोज़गार। स्वरोज़गार में क्या है भाई? स्वरोज़गार मतलब कि जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी या फिर सरकारी नौकरी करने के बजाय अपना क्या करता है, खुद का काम करता है, खुद का व्यवसाय शुरू करता है, खुद से कमाता है। तो खुद से व्यापार खोलना, बिज़नेस करना, है ना? बिना सरकारी नौकरी ढूँढे, तो वो स्वरोज़गार कहते हैं उसको। जैसे मान ला अपनी दुकान चलना, खेती करना, सिलाई-बुनाई करना, सैलून खोलना, यूट्यूब चैनल चलाना, जो हम ये खुद का काम कर, ये खुद का रोज़गार है। इससे क्या होता है, स्वरोज़गार से क्या होता है कि हम खुद का मालिक होते हैं। अपनी पसंद का हम लोग काम कर सकते हैं, मेहनत के अनुसार कमा सकते हैं, जितना मेहनत करेंगे उतना कमाएँगे। दूसरों को भी इससे हम लोग रोज़गार दे सकते हैं, ठीक है? खुद का रोज़गार करने से, ये होता है। तो इससे हम क्या होते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, आय बढ़ाने की संभावना इसमें रहती है, जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, नए रोज़गार का अवसर भी हम लोग पैदा कर सकते हैं, ठीक है? तो शुरुआती में स्वरोज़गार सफल नहीं होता, बहुत मेहनत लगता है, इसमें पूँजी लगती है, आय निश्चित नहीं होता है, जोखिम बहुत सारा होता है, व्यवसाय बिज़नेस जो करेंगे वो चलेगा कि नहीं करेगा। तो स्वरोज़गार में ये होता है, स्टार्टिंग में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो व्यवसाय का पूरा प्रबंधन स्वयं करना पड़ता है, जो भी। तो आपने क्या देखा, तो स्वरोज़गार क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी योग्यता, कौशल और संसाधनों का उपयोग करके स्वयं का व्यवसाय या फिर काम शुरू करता है और उससे आय अर्जित करता है, तो उसे स्वरोज़गार हम लोग कहते हैं, ठीक? तो ये आप लोग समझ गए, स्वरोज़गार क्या है? तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 17। तो भाई मोटे तौर पे मैं समझाते जा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। और सोचो ये यूट्यूब के अंदर में आपको वीडियो नहीं मिलेगा बुक रिवीजन का इस तरह से वीडियो, समझ में आ रहा है? और व्हाट्सएप से जाके वो पीडीएफ ज़रूर परचेज़ कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा, एक बार पीडीएफ में मोटे तौर पे भाई सभी चैप्टर्स को देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी मेरे हैं, सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखिए। रीज़न के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ देखना, एग्ज़ाम बहुत ही सुपर जाएगा, अच्छे मार्क्स लाओगे। चैप्टर 17 में है साक्षात्कार की तैयारी और सीवी लेखन क्या है? तो भैया साक्षात्कार की तैयारी, तो देखिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, साक्षात्कार को इंग्लिश में क्या कहें, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी, इंटरव्यू लेने से पहले क्या किया जाता है? तो भाई आप समझो, इंटरव्यू समझो, तो इंटरव्यू या साक्षात्कार वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी नौकरी या फिर प्रवेश के लिए उम्मीदवार से प्रश्न पूछकर उसकी योग्यता, कौशल
और व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। तो साक्षात्कार में अलग टाइप साक्षात्कार होते हैं, मतलब इंटरव्यू लेने से पहले हम उनके बारे में ये समझते हैं कि उनको क्या नीड है, उनको क्या चाहिए, क्या करने से क्या होगा, क्या करने से क्या नहीं होगा, ठीक है? तो हम लोग किसके माध्यम से करते हैं? इंटरव्यू के माध्यम से। इंटरव्यू लेते हैं उनके बारे में जानने के लिए कि भाई उनका क्या योग्यता है, वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर क्या है, ना क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उनकी समस्याओं की वजह से हम लोग क्या करते हैं? इंटरव्यू लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि वो क्या कर सकते हैं। इंटरव्यू लेने से हम देखो किसी को जॉब पर प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? इंटरव्यू लेने का बहुत सारा कारण होता है हम लोगों को, ठीक? तो ये सब समझना पड़ेगा। और इसकी अगर तैयारी करें तो ये जॉब के अकॉर्डिंग बात करें साक्षात्कार की तैयारी, तो कंपनी या फिर संस्था के बारे में इनकी जानकारी लेना चाहिए। अपना जो कि रिज्यूम अच्छी तरह से तैयार किया करना चाहिए, साफ और उचित कपड़े पहनना चाहिए, है ना? इंटरव्यू के लिए समय पर पहुंचना चाहिए, आत्मविश्वास रखें और विनम्रता से बात करना चाहिए और प्रश्नों के स्पष्ट और ईमानदार तरीके से उत्तर देना चाहिए, ठीक है? तो ये होता है साक्षात्कार की तैयारी। इसमें हम लोग सीवी लेखन की अगर बात करें, तो सीवी लेखन क्या होता है? करिकुलम वेटेज। तो करिकुलम वेटेज क्या होता है? यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी होती है, ठीक है? और शिक्षा, कौशल, अनुभव और उपलब्धियों का इसमें विवरण होता है। जैसे मान लो नाम, सीवी में क्या-क्या होता है? सीवी लेखन में क्या होता है? सीवी में होता है नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल, शैक्षणिक योग्यता, स्किल्स, कार्य अनुभव, उपलब्धियां, भाषाएं, पता, ये सब रहता है। तो ये क्या होता है कि इस सीवीआई सीवी की जो विशेषता होती है, वो साफ और सरल हो, सही जानकारी उसमें हो, गलत तरीके से वर्तनीय मतलब स्पेलिंग ना लिखा हो, 1 से 2 पेज में ये हो और व्यवस्थित और आकर्षक हो, एक प्रकार के जो रिज्यूम लोग बनाते हैं, ठीक? तो रिज्यूम को ही हम लोग क्या कहते हैं? सीवी कहते हैं, ध्यान देना। तो रिज्यूम में सब चीज़ डिटेल्स रहता है, आप कौन हो, आप कहाँ हो, कितना तक पढ़े हो, ये सब होता है रिज्यूम में। तो ये आप समझ गए ना? तो इस तरह से ये आपका 17 चैप्टर भी मैंने कंप्लीट किया, समझा दिया। तो अब देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आप लोग जाइए व्हाट्सएप से परचेज़ कीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग जाके व्हाट्सएप से परचेज़ कीजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, देखो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से जाके परचेज़ कीजिए या डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पूरा बुक का रिवीजन कर लिया है, तो आप डेफिनिटली अच्छे मार्क्स लाओगे और साथ में 150 जो एमसीक्यू का मैंने प्रैक्टिस करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी कर लेना।